आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करते हो सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे 11वां मैच एंटीगुआ एंड बारबुडा फैल्कॉन्स बनाम सैन किट्स एंड एबिस पैट्रियट्स के बीच। और कहीं ना कहीं एंटीगुआ एंड बारबुडा फैल्कॉन्स अपने घर में आखिरी मुकाबला इस सीजन का खेलते हुए नजर आ रहे थे। वहां पे टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला, और कहीं ना कहीं सैन किट्स एंड एबिस पैट्रियट्स से बल्लेबाजी करने के लिए आए। और वहाँ पे जो शुरुआत था एंड्रू फ्लेचर और एविन लुइस का, कुछ खास तो शुरुआत नहीं था, क्योंकि जैडन सिल्स बेहतर गेंदबाजी करते हुए नजर आए पावर प्ले में, जहाँ पे बेहतर दिखे, अच्छी खासी रफ्तार से भी गेंदबाजी करी, अच्छी खासी लेंथ को भी हिट किया, और कहीं ना कहीं रूम नहीं दिया बल्लेबाजों को वो शॉट मारने के लिए। अहमद वासिम कप्तान ने शुरुआत किया था, लेकिन जो तीसरा ओवर था वहाँ पे एंड्रू फ्लेचर ने करारा प्रहार किया, वहाँ पे चौके और कहीं ना कहीं वहाँ पे बेहतर छक्के भी लगाए थे। तो कहीं ना कहीं करारा प्रहार उस ओवर में 12-13 रन के करीब आए थे। फिर जेडन सिल्स आते हैं, फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे एविन लुइस बाहर जाते हैं, फिर कहीं ना कहीं रायली रूसो आते हैं, एंड्रू फ्लेचर के अपना विकेट दे बैठे, स्लोअर डिलीवरीज, वहाँ पे बाउंसर का भी इस्तेमाल किया, वहाँ पे बॉडी पे ज़्यादा से ज़्यादा अटैक कर रहे थे, और स्लोअर गेंद वहाँ पे शॉर्ट टर्नमेंट के हाथों कैच दे बैठे। एंड्रू फ्लेचर ज़्यादा लंबा पारी नहीं कर पाए, वही सिर्फ इमाद वसीम के ऊपर ही प्रहार करते हुए नजर आए। फिर आते आपके मोहम्मद रिजवान, रानी रूसो, रूसो भी कुछ खास नहीं कर पाते, एक आध शॉट्स लगाते हैं और वहाँ पे पार्टनरशिप से पनपने को देखते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं। सलमान इरशाद की एक शानदार गेंदबाजी, जो पथिराना स्टाइल, जो लसित मलिंगा जैसे स्टाइल में गेंदबाजी करते हैं, जो एक अच्छा खासा रहा, और बेहतर लाइन लेंथ को भी टारगेट करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा फुलर लेंथ डिलीवरीज का इस्तेमाल करते हैं, जो एक अच्छी खासियत है। और कहीं ना कहीं वहाँ पे पावर प्ले ठीक ठाक गया, बहुत ही कम स्कोर था, उतना खास भी नहीं था, और रन बॉल से भी बहुत ही कम था। तो वहाँ पे पावर प्ले के बाद जब शमार स्प्रिंजर आते हैं, स्प्रिंजर आते ही कहीं ना कहीं वहाँ पे विकेट चटकाते हैं, किसका? रायली रूसो का। डीप पॉइंट के हाथों कैच दे बैठते, बाकी रिजवान अकेले खड़े रहते। फिर एविन लुइस आते हैं, एविन लुइस कहने के 10वें ओवर्स के बाद, जहाँ पे उस बीच देखे तो राकीम कॉर्नवॉल भी गेंदबाजी करते, शमार स्प्रिंगर तो बेहतर दिखते हैं, बीच बीच में एक आध चौके लगाते हैं। 10वें ओवर तक उतना खास नहीं, 47-48 रन आते हैं। फिर अगले दो ओवर, जो 11वें और 12वां ओवर था, वहां पे एविन लुइस करारा प्रहार करते हैं। उस दो ओवर के दौरान जो 3 छक्के लगाते हैं, जहाँ पे उसामा मीर को करारा प्रहार करते हैं, चौके छक्के, फिर एक राकिब कनवाल को दो जबरदस्त छक्के लगाते हैं, एक ही ओवर में लगातार दो छक्के। तो वहां से ऐसा लगता है कि एविन लुइस वो रिदम में आ चुके हैं, क्या वो मोमेंटम पकड़ चुके हैं, वहां से क्या रन्स बटोर सकते हैं, लेकिन वैसा नहीं हुआ। सलमान इरशाद ने ही कहीं ना कहीं एविन लुइस का विकेट चटकाया, टॉप एज वहाँ पे कैच दे बैठे, 32 रन की पारी के लिए, लेकिन रन बॉल्स के करीब जो रहे। मोहम्मद रिजवान ने भी बीच बीच में चौके लगाया, शॉट्स लगाने की कोशिश थी। शकीब अल हसन उस बीच 2 ओवर करने के लिए, वहाँ पे एक चक्का भी जरा था कायल मेयर्स, माफ कीजिएगा, मोहम्मद रिजवान ने, लेकिन वहाँ पे विकेट्स भी चटकाया उसी ओवर में। उसी ओवर में किसका विकेट चटकाया? वो था मोहम्मद रिजवान। छक्का भले ही लगाया, उसी ओवर में विकेट्स भी चटकाया मोहम्मद रिजवान। कैच दे बैठे, कॉटन बॉल, 30 रन बनाकर चलते बने। जो स्वाभाविक अंदाज में खेल रहे थे, उतना खास तेजी से भी दिखे नहीं, वो कोशिश दिखा नहीं बल्लेबाजों से। एविन लुइस आए थे, एक कैमियो पारी खेल के गए थे, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं रना बॉल से, तो उतना खास फायदेमंद करके गए नहीं अपने टीम के लिए। लेकिन कायल मेयर्स आते हैं, एक ओवर में वहां पे वो प्रदर्शन करते हैं, शकीब अल हसन विकेट चटकाते हैं, तो शमार स्प्रिंजर के ऊपर थोड़ा बहुत करारा प्रहार करते हैं। तो कहीं ना ठीक ठाक गेंदबाजी एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कॉन्स के गेंदबाजों ने किया, और कहीं ना कहीं ज़बरदस्त गेंदबाजी किया वहाँ पे आपके शकीब अल हसन, जो तजुर्बे का खिलाड़ी, क्यों उनको ज़्यादा मान्यता दिया जाता है वो आज पता चला। वहाँ पे 3 विकेट चटकाए, एक ही ओवर में 2 विकेट, रिवर्स स्वीप मारने गए, मायर्स को चलता किया, बेडेजी को वहाँ पे शॉट कहीं ना कहीं वहाँ पे थर्ड मैन के हाथों कैच दे बैठे। तो वैसा ही कुछ रहा सिलसिला, और 3 विकेट चटका, सिर्फ 2 ही ओवर किया, और हाल ही में देखे तो इस लीग में 2-2 ओवर्स का स्पेल ज़्यादा से ज़्यादा करने को मिल रहा है। 2 ओवर 11 रन 3 विकेट, इससे बेहतर स्पेल क्या हो सकता है? और 500 विकेट्स भी लिए उनके T20 करियर में, तो ये भी एक ज़बरदस्त माइलस्टोन है। जेडन से 4 ओवर 20 रन 1 विकेट, उमदा स्पेल। सलमान शाह 4 ओवर 20 रन 1 विकेट, यानी कि ये दो तेज गेंदबाज बेहतर दिखे, और अच्छी खासी अनुशासन में गेंदबाजी की, तो जिसके कारण रन्स उनके खिलाफ बनाना मुश्किल था। और कहीं ना कहीं सैन किट्स एंड नेविस पेट्रियट्स के बल्लेबाज भी कुछ खास दिखे नहीं। वो 19वें ओवर में जो एक आध चौके छक्के लगाए थे, जेसन होल्डर,
अब्बास अफरीदी, लेकिन उसके अलावा देखें तो बाकी कुछ नहीं है। आखिरी ओवर में रनआउट्स, 3 रनआउट्स देखने को मिले। तो कुल मिलाकर वैसा ही था, औपचारिकता, जिसके कारण 100 सिर्फ 33 ही रन बना पाए और 134 रन का लक्ष्य था। ज़्यादा बड़ा लक्ष्य तो था नहीं एंटीगुआ एंड बारबुडा फैल्कॉन्स के सामने। जो शुरुआत था ज्वेल एंड्रयू और राकिम कॉर्नवाल, तो शुरुआती क्षण में वैसे ही कोशिश कर रहे थे। काइल मेयर से शुरुआत किया, पहला ओवर ठीक ठाक गया, दूसरा ओवर नसीम शाह एक ही ओवर करवाया, फिर नहीं करवाया, थोड़ा बहुत मुझे समझ से परे लगा वहां पे। हालांकि करारा प्रहार करते हुए नजर आया राकिम कॉर्नवाल, 3 लगातार वहां पे जबरदस्त चौके लगाया। वहां पे नसीम शाह के प्लान को एग्जीक्यूट नहीं करने दिया। फिर काइल मेयर्स के ओवर में वहां पे भी चौके लगाते हुए दिखाई दिए ज्वेल एंड्रयू। तो कहीं ना कहीं युवा बल्लेबाज ज्वेल एंड्रयू थे, जो पे थोड़ा बहुत और मौके मिलने की फिराक में। वहां पे थोड़ा बहुत समय लगेगा, आने वाले समय में बल्लेबाजी और भी ज़्यादा पुख्ता नजर आएगा, क्योंकि ऐसे खेलते रहेंगे, एक्सपीरियंस गेन होता रहेगा और वहां से आप अच्छे खासे बेहतर खिलाड़ी बनते जाएंगे। तो होल्डर गेंदबाजी करते, लेकिन अश्मित ने जहाँ पे स्पिनर्स आते हैं, रकीम कॉर्नवाल का विकेट चटकाते हैं। शॉट लगता है उतना खास नहीं और रिजवान कैच जबरदस्त पकड़ते हैं, 16 रन बनाते हैं। ज्वेल एंड्रयू राना बॉल से खेलते हैं, बीच बीच में शॉट्स लगाते हुए दिखते हैं। पावर प्ले ठीक ठाक जाता है, 45 रन के करीब पावर प्ले में बनते हैं। जेसन होल्डर को क्या जबरदस्त छक्के लगाते हैं ज्वेल एंड्रयू। उसके बाद करीमा गोर फिर से वही प्रदर्शन करते हुए नजर आए, वो कंसिस्टेंसी दिखाई दिया। जो यूएसए के जो खिलाड़ी है करीमा गोर, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में यूएसए के लिए एक बहुत ही भरपूर अंदाज में बल्लेबाजी कर सकते हैं और भरपूर अंदाज में लंबे खेल सकते हो। T20 वर्ल्ड कप के सामने जो सामने T20 वर्ल्ड कप है, वहाँ पे एक अच्छी खासी अपने दावेदारी पेश करे, ऐसे प्रदर्शन करते हुए जो कंसिस्टेंसी दिख रहा है, तो ये एक बेहतर चीज़ है। हालांकि पावर प्ले के बाद भी वैसा ही सिलसिला रहा। अश्मित नेड के खिलाफ भी छक्का लगाया करीमा गोर, और जो छक्का लगाते तगड़ा प्रहार करते हैं। चाहे अश्विमा नेद कहीं ना कहीं पावर प्ले के बाद जो गेंदबाजी की वहाँ पे करीमा गोर उनके खिलाफ छक्के लगाते हुए दिखाई दिए। वकर सलाम के जब आए वहाँ पे बेहतरीन स्पेल्स के, वकर सलाम का कहीं ना कहीं किफ़ायती स्पेल, उनकी गूगली, उनकी स्लैग स्पिन को पढ़ना उतना आसान नहीं है, अच्छी खासी टर्न देखने को मिला। तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं फिरकी दिखते हुए नजर है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत धीमा चला गति पार्टनरशिप्स बनते हुए दिखाई दे। तो कहीं ना कहीं बेहतर दिखा है ज्वेल एंड्रयू और कहीं ना कहीं वहाँ पे करीमा गोर के बीच। और फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे विकेट्स भी गए, वकर सलाम के ने चटकाया ज्वेल एंड्रयू का विकेट। फिर उसके बाद आया कौन, शकीबुल हसन जब आया, वहाँ पे कहीं ना कहीं कहर बरपाया। वो जो 2 ओवर था, अश्मीत ने करारा प्रहार, छक्का चौका, क्या जबरदस्त अंदाज। उसके बाद नसीम शाह को लाए, फिर से वही हशर किया, फाइले के ऊपर से चक्का था। ये जो छोटी सी पारी थी 25 रन की, वहाँ पे बेहतर दिखे, 3 विकेट्स भी चट गए। यानी कि आज के मैच में शकीबुल हसन एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स के लिए एक बहुत ही कड़ा एक मजबूत पक्ष दिखाई दिया। जो अच्छी खासी एक बेहतरीन एक्सपीरियंस खिलाड़ी जो ऐसे मंच पे आकर ऐसे शानदार पंच लगाते हैं, तो वहीं पे और आसान हो गया करीमा गोर के लिए। बीच में विकेट गया, वैडेसी ने विकेट चटकाया, शकीबुल हसन के स्टंपिंग हुए, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे जबरदस्त था बल्लेबाजी का मुजाहरा करीमा गोर। बाद में बस औपचारिकता ही था, 30 गेंद में रन बॉल के करीब चाहिए थे, वहाँ पे भी धीमा चले थे, बीच बीच में चौका लगा रहे थे, वकर सलाम के बेहतर गेंदबाजी कर रहे थे। तो आखिर में वही चौका लगा कर 2 रन चाहिए था, 1 रन चाहिए था करीमा गोर को अर्शदीप के पारी करने के लिए। वहाँ पे चौका लगाना था, क्योंकि 2 रन चाहिए था 50 बनाने के लिए, 1 रन चाहिए था जीत करने के लिए। लॉन्ग माफ कीजिएगा, मिड ऑन के ऊपर से मारे, कैच टूटा, जगह चौके के लिए गया और अर्शदीप के पारी, यानी कि 3 अर्शदीप यह पारी लगा चुके हैं, खेल चुके हैं एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स के तहत से तरफ से, और वहाँ पे बेहतर पारी खेला। आखिर में जाकर 19.4 ओवर में वहाँ पे चेस किया और 134 रन बनाए, सिर्फ और सिर्फ 3 विकेट गंवाए, 7 विकेट की एक जबरदस्त जीत। और एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स अपने घर में आखिरी मैच खेलते हुए आखिरी मैच में जीत किए और यहाँ से बेहतर प्रदर्शन। हालांकि वेडेसी ने 4 ओवर 17 रन 1 विकेट, वकर सलाम के 4 ओवर 16 रन 1 विकेट, यानी कि ये 2 स्पिनर्स ने भी बेहतर बीच में रोक कर रखा था, जिसके बदौलत आखिर तक मैच गया। वरना ये 16वां 17वां ओवर के अंदर अंदर यह मैच खत्म हो सकता था, थोड़ा बहुत और तेजी से रफ्तार बढ़ाते हुए दिखते। तो कुल मिलाकर एक जबरदस्त जीत, और इसी के साथ कहीं ना कहीं पॉइंट्स टेबल में भी जबरदस्त देखने को मिलेगा। एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स से कहीं ना कहीं इस जीत के साथ अभी फिलहाल पहले पायदान पे है 7 अंकों के साथ। तो ये एक बेहतर चीज़ किया है, जहाँ पे अपने घर में 5 खेलते हुए कहीं ना कहीं 3 मैचेस जीते, तो कहीं ना कहीं ये बेहतर
उम्मीद था कि ऐसे प्रदर्शन करेंगे और वैसा ही हुआ। और कल सुबह यानी कि कल सुबह आज 12 बज चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आज ही सुबह 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार वहाँ पे सैन लुसिया किंग्स और बारबाडोस रॉयल्स के बीच वो भी एक तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। क्या सैन लुसिया किंग्स कुछ कारनामा करके दिखाई दे, क्योंकि दोनों ही टीम बॉटम ऑफ द टेबल में बैठे हैं, जो भी जीतेगा। हालांकि बारबाडोस रॉयल्स के लिए जीतना बहुत ही ज़रूरी है, और वहाँ पे सैन लुसिया किंग्स अगर जीते कहीं ना कहीं दूसरे पायदान पे आने के लिए पूरी तरीके से आज सक्षम हो जाएंगे। तो यानी कि तगड़ा CPL 2025 चल रहा है। अच्छी खासी रोमांचक वाला मैचेस देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे ही बने रहे। आने वाले समय में और भी ज़्यादा वीडियोस आएंगे ऐसे CPL के हवाले से, बाकी और भी इंटरनेशनल मैचेस। तो अभी के लिए इतने, अगर तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।